नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोमा और आप देख रहे हैं न्यूज नशा। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश के हाई प्रोफाइल उपचुनावों में, खासकर बुधनी और विजयपुर की सीटों पर, जहां भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर देखने को मिलेगी। भाजपा की ओर से कार्तिकेय चौहान, रमाकांत भार्गव और गौरव प्रसाद शर्मा जैसे विधायकों का नाम चल रहा है, जबकि कांग्रेस की ओर से रामनिवास रावत और राजकुमार पटेल के नाम सामने आए हैं। क्या ये चुनाव वास्तव में स्थानीय मुद्दों पर आधारित होंगे या फिर यहाँ पर क्षेत्रीय समीकरण और पार्टी का असर ज्यादा रहेगा? आज हम इन सभी मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस समय मध्य प्रदेश से जुड़ चुके हैं सुभाष पटेल जी, जो कांग्रेस के प्रवक्ता है, और राजकुमार यादव। आप दोनों मेहमानों का नमस्कार, स्वागत है। धन्यवाद जी। सुभाष जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये है, भाजपा और कांग्रेस के बीच मुकाबला कितना तेज होगा, खासकर बुधनी और विजयपुर की सीटों को लेकर? भाजपा और कांग्रेस के बीच में इस बार कोई मुकाबला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में जो कहा था, सरकार आने के बाद 1 साल होने को है, न 2700 रुपए किसानों का गेहूं खरीदा, न लाडली बहनाओं को 3000 रुपए दिए, और निरंतर मध्य प्रदेश में नशा बिक रहा है। मध्य प्रदेश में निरंतर बालिकाएं, बच्चों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी, अगर ईमानदारी से चुनाव होता है और बगैर अधिकारियों के मदद के चुनाव होता है, तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव में कहीं से कहीं तक नहीं। कोई जनता के अंदर बहुत आक्रोश है। जहां बुधनी में शिवराज सिंह चौहान, जहां के नेता हैं, केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, उनके क्षेत्र में आज भी किसानों को मूंग के पैसे नहीं मिले। 3 महीने हो गए मूंग की तुलाई हुए, आज भी उनको पैसे नहीं मिले। तो कहीं ना कहीं अगर निष्पक्ष चुनाव होता है, बगैर अधिकारी कर्मचारियों की मदद के मध्य प्रदेश में चुनाव होता है, तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव में कहीं नहीं है। मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ कहीं नहीं है। जो दल बदल कर रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं, यही कारण है ये चुनाव में कहीं नहीं। राजकुमार जी, आपकी क्या राय है इस पर? रोमा जी, क्या है कि 2 जगह उपचुनाव है, एक तो बुधनी में और एक विजयपुर में। और विजयपुर की सीट इतनी खाली हुई है कि वहां पे कांग्रेस से विजयपुर से विधानसभा से रामनिवास रावत चुनाव जीतकर विधानसभा में पहुंचे थे। उधर शिवराज सिंह चौहान भी जो है सिटिंग विधायक होते हुए उन्होंने एमपी का चुनाव लड़ा, तो लोकसभा का चुनाव लड़ा और वहां पर पहुंच करके सांसद बन के वो कृषि मंत्री बने। तो कहीं ना कहीं जो बुधनी की सीट है वहां पे लगातार शिवराज सिंह चौहान की कब्जा रहा है। और इधर एक आध चुनाव देखा जाए तो विजयपुर सीट पर रामनिवास रावत का भी लगातार कब्जा रहा है। एक आध कोई 1-2 चुनाव देखे जाए तो फिर उन्होंने हार का मुंह देखना पड़ा। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी है, प्रशासन है, सत्ता का दुरुपयोग करती है। निश्चित तौर पर अगर इस सत्ता का दुरुपयोग करेगी, उपचुनाव में क्या होता है, कोई भी पार्टी रहती है, जिसकी सरकार रहती है, वो कहीं ना कहीं जो उसके हाथ में शासन होता है और जो चुनाव आयोग भी कहीं ना कहीं वैसे भी लगभग आज देश में जैसे हालात देख रहे हैं। इसके अलावा भी कहीं ना कहीं जब मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जो प्रशासन है, निश्चित तौर पर इसको बताने की जरूरत नहीं है कि किसकी मदद करेगा, क्या होगा। बाकी क्या है, अगर जनता के मुद्दे देखे जाए, अभी मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश के हालात ये है कि डीएपी खाद नहीं मिल रहा है। जब डीएपी खाद की जरूरत होती है तब यूरिया का कट्टा के गोदाम में मिलता है, और जब यूरिया की जरूरत होती है तब डीएपी खाद अधिक मात्रा में मिलता है। आज की कंडीशन मध्य प्रदेश की ये है कि चाहे मध्य प्रदेश की कोई भी सोसाइटी हो, चाहे वो जिले की हो, ब्लॉक की हो, विधानसभा हो, ग्राम सोसाइटी हो, ये मान लीजिए कि अभी इस समय डीएपी खाद की जरूरत है तो किसान के लिए डीएपी खाद नहीं मिल रहा। दूसरी बात क्या है, आज मध्य प्रदेश में देख रहे हैं कि सदस्यता के माध्यम से ओटीपी की बात तो करते हैं, लेकिन लोग। सुभाष जी से मैं सवाल ले लेती हूँ अगला। कार्तिकेय चौहान की पहचान शिव चौहान के बेटे के रूप में उनकी चुनावी भविष्य को प्रभावित कर सकती है, कहाँ तक सच्चाई है इसमें? सुभाष जी, मैं एक बार अपना सवाल थोड़ा रिपीट करें। अपना सवाल थोड़ा। कार्तिकेय चौहान की पहचान शिवराज चौहान के बेटे के रूप में उनके चुनावी भविष्य को प्रभावित कर रही है क्या? अभी तो मध्य प्रदेश और पूरा देश ये देखना चाहता है कि जो भारतीय जनता पार्टी वंशवाद की बात करती थी, बार बार कांग्रेस को वंशवाद के लिए घेरती थी, आज देखते हैं बुधनी में शिवराज सिंह चौहान खुद हमेशा
बोलते आए हैं, परिवार कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाते आए हैं, तो वो कैसे अपने लड़के के लिए टिकट मांगते हैं, बात करते हैं। और कार्तिकेय की बात कहें तो कार्तिकेय की सिर्फ मात्र ये पहचान है कि वो शिवराज सिंह चौहान के पुत्र हैं। कार्तिकेय की सिर्फ ये पहचान है वो शिवराज सिंह चौहान के पुत्र हैं। अब मैं भारतीय जनता पार्टी राजनीति में नहीं जाना चाहता, क्या वो क्या सदस्य हैं, क्या करते हैं, लेकिन क्षेत्रता के आधार पर अगर देखा जाए तो सिर्फ उनकी यही पहचान है कि शिवराज सिंह चौहान के पुत्र हैं। और अभी ये देखना बड़ा जनता और यहाँ के लोग भी देखना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जो वंशवाद की बात करती थी, अगर वो होता है या किसी और अन्य छोटे कार्यकर्ता को मौका मिलता है, अभी तो वो देखना बाकी है। जिस तरीके से कल शिवराज जी अपने बच्चों को लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलने गए थे, भेंट करने गए, तब इंतजार है। बाकी कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत के साथ दोनों सीटों पर चुनाव लड़ेगी, ताकत के साथ। और दोनों ही जो सीटें हैं किसान बहुल सीटें हैं, यहाँ पे किसान बहुल सीटें हैं। और किसान, इसे हमारे भाई यादव जी ने कहा कि खाद नहीं मिल रहा है, इतनी समस्या है कि मूंग का पैसा अभी तक नहीं मिला। जब पुराना पैसा नहीं मिला तो नई फसल की तैयारी कैसे होगी? अभी डीएपी चाहिए बोने के लिए, डीएपी नहीं मिल रहा है। बिजली की समस्या है, कई जगह बारिश में कई जगह धान होती है, शिवराज सिंह के चौहान क्षेत्र में, बुधनी क्षेत्र में बड़ी धान होती है, तो बिजली के तार पे तार नहीं है, कहीं बिजली नहीं है, नई फसल, मतलब असीम परेशानियां हैं। तो इस बार इन सारी परेशानियों का जवाब बुधनी शिवराज जी को मिलने वाला है। वंशवाद को लेकर आपकी क्या राय है? अभी जैसे सुभाष पटेल जी ने बताया शिवराज जी की बात को लेकर, उनके बेटे को लेकर, तो आपकी क्या राय है इस पर? मेरा ये मानना है, मेरा व्यक्तिगत मानना है, मेरा व्यक्तिगत, मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से नहीं, मैं अपनी एक व्यक्तिगत बात कहता हूँ। अगर व्यक्ति योग्य है, निश्चित रूप से राजनीति है, समाज सेवा, अगर व्यक्ति योग्य है, अगर जनता के बीच में है, जनता के बीच में वो काम कर रहा है, निरंतर काम करता चला आ रहा है, जनता उसको चाहती है, उसने काम किया है, सालों मेहनत की है, तो उसमें कोई वंशवाद नहीं। अगर उसने काम किया है और हवाई बड़े का लड़का है, आया गाड़ी से घूमा, हेलीकॉप्टर से घूमा, और जो उन्होंने सूसा किया और उन्होंने कहा ठीक है, तो वो तो गलत। अगर वो जनता के बीच में है, कोई भी हो। शिवराज जी लगातार बोलते हैं कि मैं राजनीति के माध्यम से एक मिशन चलाता हूँ और मिशन के माध्यम से हम लोग करने का काम करते हैं। ये बात मैं सुभाष पटेल जी की बात से सहमत हूँ पूर्णता, कि एक तरफ जहाँ भारतीय जनता पार्टी जो है आरोप लगाती है कांग्रेस पार्टी पर, निश्चित तौर पर इस बात से मैं फिर से पुनः सहमति व्यक्त करता हूँ। दूसरी तरफ अमित शाह से लेकर के पूरा शिवराज सिंह चौहान और नरेंद्र मोदी को वंशवाद की बात करते हैं। दूसरी तरफ सबसे ज्यादा अगर वंशवाद चलता है तो भारतीय जनता पार्टी में चलता है, चाहे वो राजनाथ सिंह के लड़के को विधायक बनाना हो, चाहे वो अमित शाह के लड़के को बीसीसी का एक चीफ बनाना हो, और इधर शिवराज सिंह चौहान भी अपने बेटे के टिकट के लिए लगातार वो कर रहे हैं। तो इस तरह से कहीं ना कहीं दोहरा चरित्र का मापदंड, कोई विचारधारा अपनी क्लियर स्टैंड न करना भारतीय जनता पार्टी का, इस तरह की बात को जनता को समझना चाहिए। जब इस तरह की बातें नेता बोलती है तो जनता को फोकस करके और जनता को समझने की जरूरत है। दूसरी बात क्या है, भारतीय जनता पार्टी धन बल का प्रयोग करेगी, शासन बल का प्रयोग करेगी और मशीनों का प्रयोग करेगी। कई तरह की जो शासन भी उसी के पास है, पैसा भी उसी के पास है, ये सब चीजें हैं। लेकिन अगर किसान देखेगा कि आज काटका कट्टा नहीं मिल रहा है, जो जरूरत की चीजें हैं वो उपलब्ध नहीं हो रही, और जो जरूरत की चीजें हैं लगातार बढ़ती जा रही हैं, तो जिसको देखते हुए लगातार किसान को समझने की जरूरत है। जी सुभाष जी, आप कांग्रेस के प्रवक्ता है, तो मेरा सवाल कांग्रेस को लेकर ही आपसे, कांग्रेस के पास विजयपुर में राम निवास रावत जैसे अनुभवी नेताओं का होना क्या उन्हें फायदा पहुंचा सकता है? इसके बारे में बताएं आप। राम निवास रावत को अनुभवी और बड़ा कांग्रेस ने बनाया था। वहां के जो कार्यकर्ता थे, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता थे, उन्होंने रात दिन मेहनत करके उनको बड़ा बनाया था। अब आज रामनिवास रावत जी तो हैं, लेकिन वो लोग उनके साथ नहीं है जिन्होंने रामनिवास रावत जी को बड़ा बनाया था। वो लोग उनके साथ नहीं है जो कांग्रेस को वोट देते थे। रामनिवास रावत जी इसलिए बड़े हो गए हैं कि वर्तमान में जो मध्य प्रदेश में सरकार है उसके साथ जाके बैठ गए, इसलिए बड़े दिख रहे हैं। रामनिवास रावत जी ने अपना पेट्रोल पंप बचा लिया, अपनी लीज
रिव्यू करवा ली और अन्य अन्य काम करवा लिए। लड़के ने भोपाल में हॉस्पिटल खोल लिया, तो वो इसलिए बड़े हो गए। बाकी जो उनकी पहचान थी, जो उनकी जमीन थी, जिन्होंने उनको यहाँ तक पहुंचाया, वो लोग उनके साथ नहीं है। रामनिवास रावत जी ने उन लोगों का साथ छोड़ दिया। किस लिए? लड़के को भोपाल में हॉस्पिटल खोलना है, पेट्रोल पंप बचाना है, जमीन की लीज बचाना है और अन्य कई सारी चीजें। तो वो आर्थिक रूप से तो बड़े हो गए, लेकिन जनमानस की नजरों में छोटे हो गए, और ये परिणाम अभी आपको देखने को मिलेगा। सुभाष जी, मैं एक बात बताऊं, आर्थिक रूप से बड़ा होना जरूरी नहीं होता, राजनीति में सामाजिक रूप से व्यक्ति की बड़ा होना चाहिए, क्योंकि तो जो जनता क्या कर राजनीति देगी? जनसेवा के माध्यम है, राजनीति एक जनसेवा का माध्यम है, और यहाँ पर जो जनसेवा में बड़ा होता है, मैं उसको बड़ा मानता हूँ, ना कि जो धनबल में बड़ा होता है वो बड़ा मानता हूँ। लेकिन आज के जो नेताओं की जो प्रणाली बन गई है कि जनसेवा के माध्यम से मलाई के पद पर पहुंचना, और फिर मलाई के पद पहुंच करके धनबल का प्रयोग, पैसा कमाना, और फिर इसके बाद में एक अहंकार घमंड हो जाना कि नहीं हमारे पास है पैसा है, हमसे चुनाव पैसे जीत जाएंगे। तो अगर इस तरह की कार्यप्रणाली ये रखे तो मुझे जनता से मैं अपील करूंगा कि ऐसे अहंकारी घमंडी लोगों को, जो आपकी जनसेवा की बात कर करके आपके दम पे अगर पैसा कमा लेते हैं और फिर इसके बाद में वो धनबल का दुरुपयोग करते हैं, ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं जवाब देने का जनता काम करे। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये इसलिए बताना चाहता हूँ कि अगर ऐसे लोग अहंकार करेंगे और धनबल कमा लेंगे तो कहीं ना कहीं जनता में फिर कोई भी अच्छा व्यक्ति जनता में जनसेवा करने के लिए नहीं जाएगा। इसलिए कहीं ना कहीं एक संविधान के अंतर्गत एक अच्छा संदेश देने के लिए जो अहंकारी घमंडी लोग हैं और जो महंगाई करने वाले लोग हैं, जो अभी जरूरत पर, जिसलिए सरकार बनती है कि हमको जरूरत पे हमारी चीजें उपलब्ध हो सके। आज किसान कितना खाद से लेकर के सब चीजों के लिए भटक रहा है, तो ऐसे में सर जनता को जागरूक होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जी रोमा जी बता। सुभाष जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये है, इस बार चुनावों में नए चेहरों को मौका दिया जाएगा या फिर पुराने चेहरों पर ही भरोसा करके उन्हें दोबारा टिकट दी जाएगी? वहां का माहौल क्या बता रहा है इस समय? हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय जीतू पटवारी जी निरंतर, और दिल्ली भी और हमारे प्रभारी जी निरंतर इन सब चीजों पे बहुत बारीकी से ध्यान लगाए हुए हैं। वो दोनों जगह पार्टी ने टीम गठित की है, वो वहां गई है, वहां से नाम लिए हैं, और आज फिर जीतू पटवारी जी के निवास पे सबकी मीटिंग थी, और बहुत बारीकी से इन सब चीजों पर ध्यान दिया जा रहा है। और कांग्रेस पार्टी का ये सोचना है कि जो जमीनी व्यक्ति है, जो पार्टी ने पर्यवेक्षकों की टीम बनाई है, और पर्यवेक्षक वहां ब्लॉक स्तर पर, मंडलम स्तर पर जाके मीटिंग ले रहे हैं और जनता से, कांग्रेस कार्यकर्ताओं से नाम और सुझाव ले रहे हैं। उन सब नाम और सुझाव के माध्यम से ही वहीं लोकल से एक ईमानदार और मेहनती, कांग्रेस को समझने वाला और संविधान को समझने वाले व्यक्ति को ही टिकट मिलेगा। टिकट के लिए किसी प्रकार की कोई दोनों जगह कोई घमासान नहीं है। घमासान तो बीजेपी मची हुई है। ओके, क्या कांग्रेस के द्वारा लगाए गए आरोप जैसे कि भाजपा का प्रशासनिक दुरुपयोग जनता में कितनी गूंज पैदा कर सकता है? इस तरीके के जो आरोप लगा रही है कांग्रेस द्वारा बीजेपी पे, जो आरोप लगाए गए हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? मध्य प्रदेश का जन जन जानता है, और मैडम आप भी जानते हैं कि क्या होता है। मैं आपको लोकसभा का चुनाव की बताता हूँ। मैं भी एक गांव से आता हूँ, एक पोलिंग पे मैं भी वोट डालता हूँ, मैं भी कांग्रेस का वर्कर हूँ, काम करता हूँ। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, पोलिंग के शिक्षक, सहायक, चौकीदार, जो नीचे स्तर के कर्मचारी हैं, उन सब पे इनका पूरा प्रशासनिक लोग, एसडीएम से लेके कलेक्टर से लेके एसपी, टीआई, ये सब लोग अपने हिसाब से वहां नियुक्त कर लेते हैं। वो नीचे का जो अमला होता है उससे फिर ये लोग दबाव डलवाते हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और अन्य जो छोटे छोटे जो सहायिका और जो अन्य कर्मचारी होते हैं, वो गांव गांव घर घर जाते हैं। आपको लाडली बहना के पैसे नहीं मिलेंगे, आपका आयुष्मान का कार्ड कट जाएगा, आपका ये हो जाएगा, आपको वो करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, तो ऐसे करके आपको पेंशन नहीं मिलेगी। ऐसे करके ये लोगों को दबाव डलवा के और वोट को ये लोग चुनाव को प्रभावित करते हैं, और ये सबको पता है प्रभावित करते हैं। इस बार कांग्रेस ने ये नीति बनाई है, रणनीति बनाई है, और कल हमारे नेता जीतू पटवारी जी ने भरे मन से बोला कि किसी भी अधिकारी कर्मचारी ने भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बनने की कोशिश की तो भैया भूल जाएगा आचार संहिता लगी है या कुछ भी है, उसको भरे चुनाव में ठीक कर दूंगा।
ये हमारे नेता प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा, और हम भी ये कहते हैं किसी भी प्रकार से प्रशासन ने कानून का दुरुपयोग किया, संविधान में जो अधिकार दिए गए हैं उसका दुरुपयोग किया, तो हम कांग्रेस के कार्यकर्ता जेल जाने से किसी बात से डरने वाले नहीं है, उसका फैसला वहीं होगा। क्योंकि हम गांधी को मानते हैं तो समाज को भी मानते हैं। इस बार के चुनावों में कांग्रेस पार्टी किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ने वाली है? एमपी में कौन से बेसिक मुद्दे होंगे? कांग्रेस पार्टी हमेशा जनता से जुड़े हुए मुद्दों पे बात करती आई है और बात करती आएगी। जैसे कि इन्होंने बोला था 2700 रुपए कुंटल हम गेहूं खरीदेंगे, अभी माननीय प्रधानमंत्री ने बड़े जोर शोर से 150 रुपए बढ़ा दिए, तो हम ये कहेंगे कि भाई 2700 ही खरीद लो आप, ठीक है। जिस तरीके से मध्य प्रदेश में खुद भारतीय जनता पार्टी के विधायक, पूर्व मंत्री कह रहे हैं गली गली नशा बिक रहा है, लोग बेटियां तो छोड़ो, बेटे सुरक्षित नहीं। हम सुरक्षा की बात करेंगे, हम बात करेंगे किसान को उसकी मेहनत का उचित दाम मिले, महिलाओं को, बच्चों को सम्मान मिले। और जिस तरह मध्य प्रदेश में शिक्षा महंगी हो गई है, शिक्षा माफिया सक्रिय हो गया मध्य प्रदेश में, भूमाफिया अपनी जगह शिक्षा माफिया सक्रिय हो गया। शिक्षा जितनी महंगी हो गई है, गरीब बच्चा पढ़ने में सक्षम नहीं बचा, उसके माँ बाप उसकी फीस देने में सक्षम नहीं बचे। मैडम, मैं गांव से आता हूँ, अभी दीपावली आने वाली है, बाजार में रौनक नहीं, लोगों के पास पैसे नहीं है, आर्थिक स्थिति इस देश की, प्रदेश की और गांव के लोगों की, गरीब की बहुत खराब है। तो हम जनता के जुड़े हुए मुद्दों पे बात करेंगे और जो चीजें हैं उसको लेके हम जनता के बीच में जाएंगे। तो जनता समझ रही है, बस कहीं ना कहीं डर है। इन लोगों ने पैसे के दम पे, सत्ता के दम पे कहीं ना कहीं डर का माहौल बना के रखा है और जनता समझ रही है। इस बार वो डर खत्म करेगी। राजकुमार जी, आपसे भी लगातार हम कई मुद्दों को लेकर चर्चा करते रहते हैं, शिक्षा को लेकर और भी काफी मुद्दे हैं। तो शिक्षा, इन्होंने बताया कि सुभाष जी की शिक्षा में बहुत कमी होती है, क्या इसके पीछे? कई प्रोग्राम में हमारी शिक्षा को लेकर के बात हुई है, जिस तरह की जो सुभाष पटेल जी ने बात रखी है, इस तरह की बात हम कई बार शिक्षा की बात हमारे चैनल पे रख चुके हैं। निश्चित तौर पर ये बात सही है, शिक्षा का निजीकरण होने से जो शोषित है, वंचित है, गरीब है, ओबीसी, एससी, एसटी के लोग हैं, माइनॉरिटी के लोग हैं, ये लोगों पर खासा असर पड़ रहा है। क्योंकि ये लोग है ना, ये वर्ग है ना, जो शोषित है, वंचित है, दलित है, पिछड़े हैं, ये लोग क्या है, ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने से क्या है कि जो इनके पास जो परिवार में ऐसे सदस्य होते हैं, वो कहीं ना कहीं मार्केट में रहकर के बच्चे को नहीं पढ़ा सकते, आर्थिक स्थिति से भी कमजोर है। ऐसे में बहुत बेकार कंडीशन है जो है कहीं ना कहीं। और भाजपा यही चाहती है कि लोग पढ़े लिखे ना, गरीब के लड़के ना पढ़े, शोषित के लड़के ना पढ़े, वंचित के लड़के ना पढ़े, अशिक्षित हो। जिससे कि जो नरेंद्र मोदी से लेके भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और नारा देते हैं ना, कटोगे तो बटोगे। अगर इस तरह की बात देखो, अगर ये शिक्षित हो जाएंगे तो बाबा साहब अम्बेडकर की बातों को समझेंगे, संविधान को पढ़ेंगे। और अगर जिस तरह से इनको अशिक्षित रखा जाएगा तो इस तरह की धार्मिक स्थितियों में, जो धर्म को समझना अच्छी बात है, सबका अपना अपना धर्म में मानना चाहिए, लेकिन धर्म का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। मैं इसका पक्षधर नहीं हूँ। जिस तरह से बहराइच जिले में अभी हमने कल प्रोग्राम में चर्चा की थी, जिस तरह से दंगा फसाद करा के भारतीय जनता पार्टी के लोग और कहीं ना कहीं गरीब लोगों के साथ इस तरह का अन्याय करते हैं, मैं तो सीधा कहूंगा कि अन्याय है गरीबों के साथ। शिक्षा देती नहीं है, जब शिक्षकों की भर्ती आती है तो उसमें लाठी बांधने का काम करते हैं। तो लगातार पूरा देश में और पूरा मध्य प्रदेश में जहाँ जहाँ पे भाजपा की सरकार है, इस तरह का अत्याचार चल रहा है और इस तरह का अत्याचार नहीं होना चाहिए। एक तरफ जहाँ भारतीय जनता पार्टी सदस्यता के माध्यम से ओटीपी लेने की बात करते हैं, उधर जो है किसान मांग रहा है कि हमें डीएपी दे दो, तो भाई ओटीपी हमें नहीं चाहिए। तो ये सब बातें हैं, इन सब बातों से कहीं ना कहीं जागने की जरूरत है और समझने की जरूरत है। अगर हमारा अंग्रेजों से भारत आजाद हुआ था तो वो जागरूक होकर के आजाद हुआ था, ऐसे आजाद नहीं हुआ था, गुलामपन की आजाद नहीं हुआ था। गुलाम थे हम, लेकिन जब जागरूकता आई, धीरे धीरे महात्मा गांधी से लेकर महान समाज सुधारक बाबा साहब अम्बेडकर से लेकर और बहुत बड़े बड़े आंदोलन हुए, तब जाकर क्रांति आने के।
तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए सभी लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। सभी राजनीतिक सज्जनों को एक होकर के काम करना पड़ेगा। जी बिल्कुल। सुभाष पटेल यादव जी, आज हमारे प्रोग्राम में आप दोनों मेहमान जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आज की चर्चा में हमने यह जानने की कोशिश की कि मध्य प्रदेश के उपचुनावों की दिशा में जा रहे हैं। बुधनी और विजयपुर की सीटों पर भाजपा और कांग्रेस के बीच की टक्कर कई पहलुओं पर हमने गौर किया। क्या पुरानी रणनीतियां काम करेगी या फिर नई संभावनाएं उभरेगी? आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि जनता किस पार्टी पर भरोसा जताती है। फिलहाल आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।